नमस्कार, मैं हूं अमित देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी बहस इस समय आर पार लाइव। क्या हर चुनाव में सांप्रदायिक सियासत की प्रथा जायज है? यह मैं सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति चुनाव में भी सांप्रदायिक एंगल दे दिया है, सांप्रदायिक सियासत का कार्ड चल दिया है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति चुनाव सांप्रदायिक नजरिए के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई है। हालांकि सोनिया का दांव खाली चला गया। मुलायम सिंह और नीतीश कुमार जैसे कांग्रेस के बेहद करीबियों ने भी एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को का साथ दे दिया। लेकिन इसी बीच कुछ बड़ा घटना चक्र घूमता है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी सियासी संग्राम छिड़ गया जनाब। शिवसेना ने धारदार वार किया है। शिवसेना कह रही है कि आतंकी याकूब मेनन के बचाव में उतरे गोपाल कृष्ण गांधी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार क्यों बनाया। शिवसेना पूछ रही है कि आखिर कांग्रेस की विचारधारा किसके साथ है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस आर पार, जिसमें दो कद्दावर नेता आमने सामने होंगे। यही सत्र है जब देश को नए राष्ट्रपति और नए उपराष्ट्रपति चुनने का अवसर मिला है। एक प्रकार से राष्ट्र जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ ये कालखंड है। देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा ये लगभग तय है, लेकिन वोटिंग से ऐन पहले सोनिया गांधी ने बड़ा दांव चला। सोनिया गांधी ने कहा, राष्ट्रपति चुनाव विभाजनकारी, छोटी सोच और सांप्रदायिक नजरिए के खिलाफ एक लड़ाई है। मैं इस चुनाव में विचारधारा की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ी हुई हूँ। हालांकि सोनिया का दांव खाली चला गया। यूपीए के कई सहयोगियों ने एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के पक्ष में वोट डाला। और हमेशा मैंने नेताजी के सारे पर काम किया है, तो नेताजी ने भी फैसला किया था रामनाथ कोविंद को ही सपोर्ट करें। ये कौन सी विचारधारा की लड़ाई है? यही लड़ाई है कि जगजीवन बाबू बेटी को हारने के लिए, अम्मलाई खाने के लिए कांग्रेस, नेहरू खानदान। लेकिन इसी बीच शिवसेना ने यूपीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी पर नया संग्राम छेड़ दिया है। ऐसे व्यक्ति को जब फांसी की सजा सुनाई, पूरी कानूनन लड़ाई हो गई, उसके बाद भी गोपाल गांधी जैसे कुछ लोग थे, गोपाल कृष्ण गांधी जैसे, जो याकूब मेमन को दया दिखाने के लिए आखिर तक कोशिश करते रहे। कांग्रेस पार्टी को किसी से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। जहां तक प्रश्न है गोपाल कृष्ण गांधी जी का, उनके व्यक्तित्व के बारे में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। वो गांधीवादी हैं, हिंसा के खिलाफ हैं। जो व्यक्ति हिंसा के खिलाफ है वो सजाए मौत के भी खिलाफ होता है, चाहे कोई भी हो। लेकिन इस वार पलटवार के बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या अब हर चुनाव को सांप्रदायिक चश्मे से देखा जाएगा। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और अब वो विश्लेषण जिसकी दरकार देश की जनता को रहती है। कांग्रेस के सांप्रदायिक शब्द का विश्लेषण, सांप्रदायिक कार्ड का विश्लेषण सुनिए। सांप्रदायिकता का दाव विपक्ष को जोड़ने की एक बड़ी चाह रहती है कांग्रेस पार्टी की। बिखरे विपक्ष ने सोनिया गांधी को और कांग्रेस पार्टी को झटका दिया। कांग्रेस के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर भी विपक्ष इस समय एक नहीं है, जो खबर है। शिवसेना ने गोपाल कृष्ण गांधी पर कुछ गंभीर सवाल उठा दिए हैं। बोला है ये आतंकी के पक्ष में चिट्ठी लिख रहे थे, ये शिवसेना का आरोप है। मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ आज के इस पैनल में, आज की इस डिबेट में कई मेहमान हैं। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा है जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ राजीव शुक्ला हैं जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। नवाब मलिक है, प्रवक्ता एनसीपी के और वरिष्ठ नेता है एनसीपी के। तस्लीम रहमानी है, अध्यक्ष एमपीसीआई के। प्रताप राव जाधव हैं जो कि सांसद हैं शिवसेना के, जो अपना व्यू पॉइंट शेयर करेंगे। और मैं आज की डिबेट की शुरुआत प्रताप राव जाधव आपसे करता हूं।
ऐसा क्यों ना समझा जाए आप गांधी की विचारधारा पर निशाना साध रहे हैं जब आप गोपाल कृष्ण गांधी को जोड़ के देखते हैं आतंकी से? बताइए, ऐसा क्यों ना समझा जाए, ऐसा क्यों ना माना जाए? ये देखो, शिवसेना का जो पहले से भी कहना रहा है कि शिवसेना राष्ट्रवाद को, राष्ट्रहित को सबसे ज्यादा महत्व देती है, और इस राष्ट्रहित को देखते हुए हमारे शिवसेना के नेता संजय राउत साहब ने जो बात कही। क्यों बोली संजय राउत ने ये बात? मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो मेरी जानकारी है, जो मेरे पास जानकारी है, उनसे सवाल पूछा गया। सोनिया गांधी ने जो सांप्रदायिक ताकतों पर टिप्पणी करी, उन्होंने पलटवार करते हुए कहा ये कैसी विचारधारा है, ये कैसी विचारधारा है जो कि आतंकी मेमन के साथ आके खड़ी हो जाती है। उन्होंने पलटवार करके ये कह दिया और गोपाल कृष्ण गांधी को उससे जोड़ दिया। उन्होंने चिट्ठी लिखी इसके बारे में राष्ट्रपति को, तत्कालीन उन्होंने चिट्ठी लिखी, इसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन गोपाल कृष्ण गांधी तो कैपिटल पनिशमेंट के हमेशा से खिलाफ रहे हैं। ये देखिए, गोपाल कृष्ण गांधी अगर पहले से ही कैपिटल विचारधारा के खिलाफ अगर रहे होंगे तो इस देश में पहले फांसी पर जाने वाला क्या याकूब मेनन ही था? इसके पहले बहुत सारे लोगों को इस देश में फांसी दी गई। उस टाइम में इनका मानवतावाद कहां गया था कि जिस याकूब मेनन ने मुंबई के सीरियल ब्लास्ट करते हुए 257 लोगों की जान ली, हजारों लोगों को वहां पर उन्होंने दुख पहुंचाया जी। और इस देश के साथ में आतंकवाद के साथ में खड़े रहे, और उस याकूब मेनन के फांसी के टाइम में ही इनको ये धारा कैसे आगे, मानवतावाद कैसा जागरूक हो गया, इसके पहले भी वो कर सकते थे। लेकिन जो सोनिया गांधी के ऊपर हमारे नेता ने निशाना साधा है, तो ये देश के राजनीति में सांप्रदायिकवाद लाया जा रहा है कि इन्होंने याकूब मेनन के पक्ष लेने वाला एक उम्मीदवार करके, ये तो गांधी जी के पोत्र है करके इनको उम्मीदवारी नहीं दी गई। नहीं, अगर ऐसा रहता तो इसके पहले के चुनाव में इनको उम्मीदवारी ऊपर राष्ट्रपति की मिलती थी। ठीक है सर। प्रतापराव जाधव, आपने अपनी बात कही, आप अपनी बात का अभी भी आप अपनी बात के साथ खड़े हैं। जो संजय राउत ने बोला उस बात के साथ खड़े। मैं सीधा रुख करता हूं राजीव शुक्ला और डॉक्टर संबित पात्रा का। बिना लाग लपेट के डॉक्टर संबित पात्रा, जो शिवसेना कह रही है, इस बात में आपको कितना दम दिखाई देता है? और पलटवार करते हुए कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने बहुत सीधा सवाल खड़ा करा कि यह लड़ाई सांकेतिक नहीं है, यह लड़ाई सांप्रदायिकता के खिलाफ है। एक बार फिर चुनाव के अंदर, अब राष्ट्रपति चुनाव के अंदर सांप्रदायिकता आ गई है। बताइए। देखिए अमीश जी, पहली बात तो है जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल ही हमारे बीजेपी पार्लियामेंटेरियंस एग्जीक्यूटिव मीट में कहा था कि इस बार राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सबसे अच्छी बात रही कि किसी प्रकार की शालीनता का खंडन या भंग नहीं हुआ। शालीनता के साथ दोनों प्रत्याशी जो है अपने मैदान में उतरे और आज वो चुनाव सक्सेसफुल हो गया है। देखिए, मैं भी चाहता हूं कि यहां हम उपराष्ट्रपति जैसे इतने महत्वपूर्ण पद के चुनाव को लेकर किसी प्रकार की तूतू मैमे या शालीनता का भंग ना हो। तूतू मैमे तो शुरू हो गई ना संबित पात्रा। जब शिवसेना ने सवाल खड़ा कर दिया तो तूतू मैमे शुरू हो गई अपने आप ही। मेरा इसमें मानना है कि देखिए, एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक तरीके से बिलो द बेल्ट हिट किए बगैर, किसी प्रकार के अपशब्द कहे बगैर अगर आप कोई विमर्श करना चाहते हैं तो उसमें कोई अनुचित नहीं है। देखिए, जहां तक शिवसेना का कहना है कि गोपाल कृष्ण गांधी जी ने वो चिट्ठी क्यों लिखी, ठीक है, वो उनका अधिकार है, पूछ सकते हैं। मगर मैं विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि हम अब गोपाल कृष्ण गांधी जी चूंकि उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, किसी प्रकार का आक्षेप ऐसा ना करें और ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो उचित नहीं है। देखिए, जहां तक चिट्ठी का सवाल है, ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ बहुत सारे लोग रहे। वो चिट्ठी की एक प्रति मेरे पास भी है और आपको जान के आश्चर्य होगी, वो चिट्ठी मैंने भी पढ़ी है। उसमें उन्होंने याकूब मेमन का नाम रखा, उन्होंने स्पेशली लिखा कि इनकी फांसी माफ करनी चाहिए। नहीं, मैं इसके विषय में कुछ बोलना चाहूंगा। उस चिट्ठी में आप देखेंगे पहले भाग नहीं, यही चिट्ठी मेन है। इसमें थोड़ा वक्त दीजिए क्योंकि जनता जानना चाहती है। पहले हिस्से में तो लिखा है कि कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ हूं, इसलिए कैपिटल पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। बाद में उसी में लिखते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट के तो खिलाफ हूं ही, मगर बाकी भी ऐसे बहुत सारे कंपेलिंग रीजन है जिसके कारण याकूब मेमन को फांसी नहीं होनी चाहिए। पहला कारण देते हैं कि याकूब मेमन जो है उसने अपने आप को न्याय प्रक्रिया के हवाले किया था, इसलिए ऐसे व्यक्ति को जिसने अपने आप को न्याय के हवाले किया
फांसी मत दीजिए। दूसरा, उन्होंने यह भी कहा कि देखिए शायद कोई समझौता हुई थी कि उनको फांसी नहीं देने की। दोनों ही बातें गलत है। एक तो न्याय प्रक्रिया के समक्ष कोई समर्पण कर दे तो फांसी नहीं मिलेगी, ये गलत बात है। संबित, यू हैव टेकन योर टाइम। राजीव शुक्ला, रिस्पॉन्ड टू इट, क्योंकि दो चीजें हैं। सोनिया गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट का ये कहना कि ये सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई है, और दूसरा पलटवार शिवसेना का कि गोपाल कृष्ण गांधी याकूब मेमन के साथ, यानी आतंकी याकूब मेमन के साथ खड़े हुए। व्हाट इज योर टेक, राजीव शुक्ला? देखिए, अभी देखिए संबित पात्रा जी ने बहुत ढंग से इस बात को रखा कि जो इस बार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए उनमें अभी तक जो इस तरह की तू में है या नीचे उतर के जो संग्राम होता है वो नहीं हुआ, और ये अच्छी चीज़ है, लोकतंत्र को मजबूत करने वाली चीज़ है। जहाँ तक जो है सोनिया जी के उस दिन के भाषण का सवाल है, उन्होंने सिर्फ सांप्रदायिकता वाली बात ही खाली नहीं की, सांप्रदायिक संकीर्ण सोच और जिस तरह का माहौल देश में बन गया उन सब पे उन्होंने चोट की थी, सबकी बातें की थी, जिसमें गरीबों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई, सारी बातें उन्होंने करके की थी। तो वो एक व्यापक संदर्भ में था, उसको खाली उसमें आपने एक शब्द उठा के और सांप्रदायिकता पे ही पूरा राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा, ऐसी बात नहीं है। जातिवाद के खिलाफ भी बोला गया कि जातिवाद भी समाप्त होना चाहिए। जातिवादी सोच, सांप्रदायिक सोच, संकीर्णवादी सोच, गरीब के विरुद्ध सोच, ये सारी चीजें उसमें थी जिसको करके रखा गया था। तो वो तो भाषण का अंश हुआ। जहां तक जो है गोपाल गांधी वाली बात है, गोपाल गांधी ने जो है वो जनरली जो है पूरे विश्व में ये डिबेट चल रही है कि भाई फांसी की सजा समाप्त करनी चाहिए या फांसी की सजा देनी चाहिए। तमाम इसमें बुद्धिजीवी जो है वो कहते हैं नहीं देनी चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं देनी चाहिए। और इसमें जो है यही नहीं, इस अभियान में बीजेपी के सांसद भी हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी इस तरह की आवाज़ें उठाई और इस डिबेट में शामिल हुए और दस्तखत तमाम चिट्ठियों पे किए हैं कि जो वो तो भाजपा के सांसद हैं कि फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए। राम जेठमलानी जो अभी तक भाजपा से जुड़े थे, अब जो है दूसरी पार्टी में गए, वो तक भी इसकी फांसी की सजा के खिलाफ बात करते रहे। तो उसी उसमें गोपाल गांधी ने भी ये बात रखी। तो गोपाल गांधी की राष्ट्रभक्ति पे कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो अफजल गुरु को किसने फांसी दी? कांग्रेस ने। कांग्रेस के जमाने में फांसी हुई। अगर आप देखो कसाब को, तो किसके जमाने में फांसी हुई? तो कांग्रेस ने। उसमें लड़ाई लड़के जो है, कानूनी लड़ाई लड़के उनको फांसी दिलाई। और इस तरह की जब भी, और इसलिए मेमन के मामले में भी उन्होंने, कांग्रेस सरकार का पूरा इनिशिएटिव था। तो जहां तक कांग्रेस का सवाल, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया मेमन पे, कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा सुप्रीम कोर्ट के साथ है और फांसी देनी चाहिए। इसलिए इस मामले में आतंकवादियों से लड़ने के लिए, इस तरह के लोगों से लड़ने के लिए कांग्रेस हमेशा सख्ती से पेश आई है और उसने जो है लोगों को कड़ी सजा दिलाई। इसलिए कांग्रेस का रिकॉर्ड इस मामले में बड़ा क्लियर है और हम वो काम नहीं करते। राजीव शुक्ला, आप कह रहे हैं कांग्रेस का रिकॉर्ड क्लियर है। कांग्रेस ने ही सजा दिलवाई, याकूब मेमन को कांग्रेस ने ही सजा दिलाई और गोपाल कृष्ण गांधी ने चिट्ठी भी लिखी। बेशक वो कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ हो, लेकिन उन्होंने चिट्ठी तो याकूब मेमन के लिए लिखी। तो क्या आपको लगता नहीं है कि उनको कैंडिडेट बनाना भी लिखी? उस पर बीजेपी के एमपीज ने भी चिट्ठियां लिखी है। ठीक है, संबित पात्रा जवाब। बीजेपी के एमपीज ने भी चिट्ठियां लिखी है। संबित पात्रा जवाब। अपने लोगों का व्यू है। ये जब बहस चलती, राष्ट्रीय बहस, तो लोग उसमें अपनी बात रखते हैं। संबित पात्रा 30 सेकंड जवाब, 30 सेकंड संबित पात्रा। देखिए राजीव जी जो कि बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत समझदार भी हैं, उन्होंने अपने विषय को रखा है। पहली बात, मैं आदरपूर्वक राजीव जी से इससे सहमत नहीं होता हूं जब वो कहते हैं कि देखिए नैरेटिव का और विमर्श का एक अलगाववाद है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस विमर्शों को लेकर लड़ रही है। मैं यहां आदरपूर्वक याद दिलाना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी ने यही बात सोनिया जी से और कांग्रेस से कहा कि मैं दूर से खड़े होकर जब इस राष्ट्रपति चुनाव को देखता हूं तो मैं पाता हूं कि विपक्ष के पास किसी प्रकार का नैरेटिव नहीं है। आप देखिए राष्ट्रपति का चुनाव को आप अगर ध्यान से देखेंगे, चूंकि वो राजनीति की परिधि से बाहर है, मगर फिर भी कुछ न कुछ संदेश तो वो भेजता ही है। लीडरशिप की कमी है अपोजिशन में, विमर्श की कमी है, किसी प्रकार का विमर्श के अभाव में वो पुराना विमर्श जो जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं द बूगी ऑफ सेक्युलरिज्म, वही सेक्युलरिज्म का रटन रट देना हर चीज में, उसी ऐसे को लाके चिपका देना, ये उचित बात नहीं। ठीक है। दूसरी बात, जहां तक याकूब मेमन का सवाल है, सुनिए 10 सेकंड, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब आदरणीय गोपाल कृष्ण गांधी जी 2004 से 2009 के बीच में, अगर मैं ठीक हूं तो बंगाल के गवर्नर थे, उस समय धनंजय चटर्जी नामक एक व्यक्ति को भी फांसी चढ़ी थी।
मगर उस समय जहां तक मुझे याद है गोपाल कृष्ण गांधी जी ने कोई चिट्ठी आदरणीय प्रणब मुखर्जी, आदरणीय कलाम जी को, कलाम जी उस समय राष्ट्रपति थे, कलाम जी को किसी प्रकार की कोई चिट्ठी नहीं लिखी। तो स्वाभाविक रूप से जब याकूब मेमन को ही चिट्ठी लिखी जाती है, धनंजय के लिए चिट्ठी नहीं लिखी जाती है। और मैं यह भी याद दिलाऊं कि गांधी जी ने, राजीव जी आपके परमिशन से और 5 सेकंड ले लूं। राजीव जी, मैं आपको याद दिलाऊं, गांधी जी भी इस प्रकार के चिट्ठी लिखने के हक में नहीं थे। गांधी जी ने आदरणीय भगत सिंह जी के लिए, राजगुरु के लिए या सुखदेव के लिए जब उनको फांसी चढ़ने वाली थी, किसी प्रकार की चिट्ठी नहीं लिखी, क्योंकि अगर वो कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ होते तो भगत सिंह को बचा सकते थे। जी राजीव शुक्ला, 30 सेकंड रिबटल, 30 सेकंड का रिबटल राजीव शुक्ला। देखिए, जहां तक राष्ट्रपति चुनाव का सवाल है, राष्ट्रपति चुनाव बिल्कुल मैं संबित जी के बात से सहमत हूं कि सहमति से होना चाहिए और इसकी परंपरा भी रही है। इसलिए जब अटल जी ने सहमति बनाने का प्रयास किया और एपीजे कलाम का नाम दिया तो कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया। उन्होंने बात की, अटल जी ने इस बात को इतनी अच्छी तरह रखा, सबको विश्वास मिली और इसके बाद किया तो कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया। लेकिन आपने देखा होगा कि चाहे प्रतिभा पाटिल का मसला हो, चाहे प्रणब मुखर्जी जैसा व्यक्तित्व जब आया तो जबरदस्ती पीए संगमा को बीजेपी ने खड़ा किया और वहीं से इसको तोड़ा। जो आम सहमत की बात होती राष्ट्रपति पद पे, पीए संगमा के बारे में इनको पता था ना, वो पहले उनके साथ रहे ना कुछ रहे, फिर भी उनको खड़ा किया। बुरी तरह वो भी हारे, लेकिन उनको जबरदस्ती खड़ा किया और यही प्रतिभा पाटिल के जमाने में भी हुआ था। तो आपने देखा होगा कि इस चीज को जो आम सहमति होती है उसको बीजेपी ने तोड़ा। अगर पहले ही बात करके, सब कुछ करके, नाम दे के अगर बात करते, नाम तक नहीं दिया जब विपक्ष से बात की तो विपक्ष तो तैयार था इस तरह की बात करने का। और जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है, नीतीश कुमार ने कहा कि सिर्फ चूंकि हमारे बिहार के गवर्नर थे इसलिए मैं सपोर्ट कर रहा हूं। और ये प्रणब मुखर्जी को सपोर्ट, राजीव जी राष्ट्रपति पद के लिए नहीं, सांप्रदायिकता के एजेंडे में तो वही रोड़ा लग गया ना जब नीतीश कुमार और मुलायम सिंह यादव ने अलग राह अपना ली। मैं ब्रेक लेता हूं और ब्रेक के बाद तस्लीम नेमानी और नवाब मलिक, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। पहले दौर में आपके पास मैं नहीं आ पाया, लेकिन अगले दौर में आपके पास आऊंगा और आपसे सवाल पूछूंगा। वोट करेंगे कांग्रेस के साथ और आर पार ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा, क्योंकि आज हम सीधे सवाल उठा रहे हैं और ब्रेक के बाद भी ये सीधे सवाल उठाते रहेंगे। आप देख रहे हैं आर पार में आज हम सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं और वो डिबेट है राष्ट्रपति चुनावों को लेकर और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी पर जो आरोप शिवसेना ने मर दिया है उसके ऊपर। मेरे साथ तस्लीम नेमानी भी है जो इस डिबेट में नहीं आए, नवाब मलिक भी है। मुंबई में इस समय काफी तेज बारिश हो रही है, इसलिए नवाब मलिक से बार बार संपर्क हमारा टूट भी रहा है। मैं तस्लीम नेमानी आपके पास आता हूं, मैं सीधा रुख करता हूं आपका और आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि सांप्रदायिक शब्द एक ऐसा शब्द है जिसको राजनीति में जब चाहे बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ तो निकल ही आता है, पॉलिटिकल फायदा निकले ना निकले, इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने उसको इस्तेमाल करा? मैं नहीं समझता कि ये एक ऐसा शब्द है कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा शब्द है कि जिसे सिर्फ बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। और मैं बात करना चाहता हूं सोनिया गांधी जी की इस स्पीच की कि वो वैचारिक लड़ाई लड़ रही हैं। अगर मैं विचार को इंग्लिश में कहूं तो शायद आइडियोलॉजी सही लफ्ज होगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ये इलेक्शन या पिछले बहुत सारे इलेक्शंस किसी आइडियोलॉजिकल बुनियाद पे हुए हैं। कांग्रेस आइडियोलॉजिकल फुटेज क्या रखती है, क्या उसका स्टैंडिंग आइडियोलॉजी पे, ये आज तक क्लियर नहीं हो सका। मैं समझता हूं कि मुल्क में आज पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज दो ही हैं, एक कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी है और दूसरी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है जिसे आरएसएस फॉलो करता है। इसके अलावा कोई आइडियोलॉजी और शिवसेना किस आइडियोलॉजी को फॉलो करती है आपकी राय के मुताबिक? शिवसेना किस आइडियोलॉजी को फॉलो करती है जो गोपाल कृष्ण गांधी पर आरोप लगा रही है कि याकूब मेनन को बचाने के लिए आपने चिट्ठी लिखी थी? वो क्लियर है, वो क्लियर है कि वो भी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, तमाम पार्टीज इन्हीं दो आइडियोलॉजीज में से किसी एक आइडियोलॉजी को फॉलो करती हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। सेकुलरिज्म का लफ्ज बताया जाना चाहिए, कांग्रेस के लोगों को बताना चाहिए। एक मिनट सुन लीजिए अभीश जी,
आज जो कह रही हैं सोनिया गांधी जी के आइडियोलॉजिकल, तो क्या वो बताना चाहती हैं कि वो एक फेल्ड आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही हैं और बार बार उसी उनकी आइडियोलॉजी फेल होती चली जा रही है? वो लोग जो रूलिंग आइडियोलॉजी के खिलाफ है उनको नोइंगली या अननोइंगली डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उस तरीके से लफ्ज सेकुलरिज्म क्यों आखिर 76 तक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आया, ये बात कांग्रेस को ही बतानी चाहिए और कांग्रेस को ये भी बताना चाहिए कि जब आ गया 76। ओके, आप कह रहे हैं बीजेपी शिवसेना हिंदुत्व की आइडियोलॉजी फॉलो कर रही है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्लियर नहीं है। मैं नवाब मलिक क्योंकि आप भी कांग्रेस के साथ खड़े हैं, इस बेहतरनी में आप भी कांग्रेस के साथ खड़े, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप भी एक फेल्ड आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं जो तस्लीम रहमानी का आरोप है? 30 सेकंड में जवाब, नवाब मलिक। देखिए, तस्लीम रहमानी साहब की अपनी सोच होगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी गोलवरकर गुरुजी जो हैं उनके बंच ऑफ थॉट के सहारे से देश में राजनीति कर रही है, और निश्चित रूप से कुछ लोग देश में ऐसे हैं कि देश के सभी वर्गों को साथ में लेके चलना चाहते हैं। पर अभी तो आपसे सवाल पूछा गया ना कि आप फेल्ड आइडियोलॉजी के सहारे हैं, उस सवाल का जवाब दीजिए नवाब मलिक साहब, आप उस सवाल से बच रहे हैं। अरे हम कैसे, हम हमारी आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं ना भाई साहब। आइडियोलॉजी नवाब मलिक साहब, एनसीपी की आइडियोलॉजी बता दीजिए जरा सुनिए, मुझे आप बता दीजिए एनसीपी की क्या आइडियोलॉजी है। आप सुनिए ना, एनसीपी की आइडियोलॉजी शरद पवार और उनके परिवार की घूमती है क्या? बता नहीं पाएगी कि उसकी एग्जैक्टली आइडियोलॉजी। बोले दीजिए नवाब मलिक को, let him complete. तस्लीम रहमानी, let him complete. तस्लीम रहमानी, give him a humble chance, give him 30 सेकंड at least. आपकी आइडियोलॉजी क्या है? शरद पवार एंड फैमिली से ऊपर है या कुछ और है, बताइए। ऐसा है अवनीश जी, सुनने की क्षमता नहीं, ये जिनकी आइडियोलॉजी वो सुनने की ताकत रखते हैं। ऐसा है, संघ परिवार की जो सोच है वो है, लेकिन हमारी आइडियोलॉजी है कि इस देश में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था रहे और उस व्यवस्था को बचाने के लिए उस व्यवस्था में लोगों को लेकर चलने का ये हमारा सीधा साधा एक आइडियोलॉजी है। अब उसको कोई समझ ना पाए तो हमें लगता है कि वो उनकी अपनी समझ हो सकती है। जहाँ तक सवाल है, ये आइडियोलॉजिकल बैटल है, इसको अगर कोई नहीं स्वीकारेगा कि ये वैचारिक लड़ाई है तो हमें लगता है उसकी अपनी जी संबित पात्रा, रिएक्शन आपका, संबित पात्रा आपका रिएक्शन। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर, वो खबर जिस खबर का इस मुल्क को इंतजार था, औपचारिक सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए वेंकैया नायडू का नाम लगभग अब तय हो गया है। अब से कुछ मिनटों में अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका औपचारिक ऐलान कर देंगे। इस समय की सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले आप देख रहे हैं। रिएक्शन संबित पात्रा आपका, जो बात नवाब मलिक ने बोली और जो बात तस्लीम रहमानी ने बोली कि आपके हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, इसीलिए सांप्रदायिक शब्द बार बार बीच में आ जाता है। 30 सेकंड। देखिए, पहली बात तो है यहाँ आइडियोलॉजी की बात हो रही है, विचारधारा की बात हो रही है। देखिए, दर्शक जो कि बहुत भोले भाले हैं और बड़े सिंपल हैं, उनको बड़े सिंपल शब्दों में मैं समझा दूं। आप मुझसे पूछेंगे आइडियोलॉजी क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, ये कोई बता नहीं पाएगा कि एक दो लाइन में आइडियोलॉजी बता दे। मोटे मोटे शब्दों में जहां तक धर्मनिरपेक्षता का विषय है, ये हमने जो 2014 में चुनाव जीता और कांग्रेस ने जो बुरी तरह हार खाई, उसके बाद एंटनी कमीशन का जो रिपोर्ट आया धर्मनिरपेक्षता को लेकर, जो एंटनी कमीशन ने कहा कि ये ओवर अपीजमेंट के कारण अब चुनाव हार गए, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस भी जानती है अपीजमेंट और सेक्युलरिज्म में फर्क होता है साहब। धर्मनिरपेक्षता के परिभाषा को किसी प्रकार से भ्रष्ट करके नवाब मलिक अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं जवाब देने के लिए। नवाब मलिक 20 सेकंड में जवाब कीजिए। नवाब मलिक पहुंच चुके हैं। नवाब मलिक कम इन, नवाब मलिक कम इन। मैं कंप्लीट कर लूं, फिर नवाब मलिक जी बोलेंगे। ऐसे लड़ेंगे तो दोनों ही नहीं बोल पाएंगे। गुरुजी के विचारों को लेकर आप एचआरडी मिनिस्ट्री एक परिचर्चा करवाना चाहती है। क्या गोलवरकर गुरुजी ने अपनी किताब में नहीं लिखा है कि इस देश के लिए खतरा कौन है? इस देश के लिए खतरा मुसलमान है, इस देश के लिए खतरा ईसाई है, इस देश के लिए खतरा मैं बताता कम्युनिस्ट है। अगर जिस पार्टी की आइडियोलॉजी ये हो कि वो देश के लिए, इस देश का 17 से 20 करोड़ मुसलमान देश के लिए संकट है, जिस पार्टी की आइडियोलॉजी ये हो कि देश के लिए खतरा है, तो यही इसी के खिलाफ तो हमारी लड़ाई है। देखिए, मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, सबका साथ सबका विकास, यही हमारा मूल मंत्र है। और जहां तक ये ओवर अपीजमेंट का सवाल है, भारतीय, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था नवाब मलिक जी, आप बाद में बोल लीजिएगा। पहली बात मैं इतना कह दूं कि जो लोग कह रहे हैं
कि धर्मनिरपेक्षता के साथ वो खड़े हैं। उनकी आइडियोलॉजी अपीजमेंट अर्थात तुष्टिकरण है। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट मंत्र है, वो है जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट फॉर नन। पर मोटा मोटी गवर्नेंस की आइडियोलॉजी देखे तो मैं बता दूं 2 शब्दों में गवर्नेंस की आइडियोलॉजी कैसे भिन्न भिन्न है। जहां तक कांग्रेस और कांग्रेस मुखी पार्टी है जो कांग्रेस के साथ खड़ी है, उनकी आइडियोलॉजी है खाएंगे और खाने देंगे। ओके, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नेंस की आइडियोलॉजी है मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। और न्यूज़ 18 इंडिया राइट नाउ राजीव शुक्ला मेक योर पॉइंट। राजीव शुक्ला रिएक्ट टू संबित पात्रा। तस्लीम रिवानी होल्ड ऑन, यू कैन अटैक संबित पात्रा बाद में, संबित पात्रा को बाद में अटैक कर सकते हैं। अरे करप्शन और नॉन करप्शन यही तो आइडियोलॉजी है, इसी के आधार पर ओके हुआ था। राजीव शुक्ला राजीव शुक्ला आप डेविएट कर रहे हैं। होल्ड ऑन योर ऑडियंस टॉक। तस्लीम रिवानी होल्ड ऑन, राजीव शुक्ला गो अहेड। मैं राजीव जी देवगन मैं ये बात कहना चाहता हूँ सबसे पहले मैं ये बात रखना चाहता हूँ सबसे पहले ये कहना कि कांग्रेस की सांप्रदायिकता की जो चीज़ है वो बीजेपी के खिलाफ ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस का इतिहास रहा कि किसी भी धर्म की सांप्रदायिकता के खिलाफ हम लड़े हैं। अगर इंदिरा गांधी ने इमाम बुखारी को भी 1 मिनट में जेल में बंद कर दिया था, वो नहीं रुकी थी। उन्होंने खालिस्तान के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे थे उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी और अपनी जान दी। वो हम सब किस्म की हिंदू सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, मुस्लिम सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, सिख सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, क्रिश्चियन सांप्रदायिकता के खिलाफ है। हर किस्म की सांप्रदायिकता के खिलाफ जो है हमने लड़ाई लड़ी और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी और हमने विजय हासिल की। तो ये हम इस तरह की बात नहीं कि हम केवल हिंदू सांप्रदायिकता के खिलाफ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक तो ये बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, भैया बताओ भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या? हर जगह लूट मची है, नीचे देख लो, हर जगह आम जनता परेशान है। ना 6 दिन आए ना लूट खत्म हुई। आप पूछो, किसी से भी पूछ लो, अपने दिल पे हाथ रख के पूछ लो, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? संबित पात्रा अपने दिल पे हाथ रख के बताइए भ्रष्टाचार खत्म हो गया? राजीव शुक्ला ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ओके सर किस बीच की लूट की बात हो रही है? संबित पात्रा दिल पे हाथ रखेंगे क्या? परेशान है, कॉमन मैन परेशान है, सब दुखी है। देखिए मैं आदरणीय राजीव शुक्ला जी को इतना ही कहना चाहता हूँ, उनका मानना है कि सब मैं दिल पे सर पे मस्तिष्क पे हमारे समझ जी के बीच की बात नहीं, हम लोग तो प्रवक्ता है। हाँ नहीं मैं आपको राजीव जी आदरपूर्वक बताऊं कि अभी चंद दिनों पहले एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टडी आया था जो कि ग्लोबली छपा भी कि भारतवर्ष में मोदी जी के प्रति जो विश्वसनीयता है वो 73% है, जो कि पूरे विश्व में सबसे ऊंचा है। तो स्वाभाविक रूप से ये कहना कि जनता त्राहिमाम कर रही है, अरे साहब त्राहिमाम कर रही होती तो 325 सीट कदाचित नहीं देती। जनता है जनार्दन। दूसरा दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं, मैं दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं साहब मैं बोल लूं, मैं दिल पे, आपने कहा दिल पे हाथ रख के, मैं दिल पे दोनों हाथ रख के कह रहा हूं साहब, प्रधानमंत्री, हमारा ये कैबिनेट, हमारी ये सरकार जनता जनार्दन की एक चवन्नी, एक आना पैसा को इधर उधर नहीं करती है। उसके लिए जिम्मेदार ये सरकार है। सरकार ने हमेशा, राजीव जी ने कहा था यहां से वो 1 रुपया भेजते हैं तो केवल 10 पैसा पहुंचता है, यहां से मोदी जी 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया ही पहुंचता है। और मैं ये दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं, 1 पैसा इस सरकार ने जनता का नहीं खाया है, न खाएंगे। राजीव शुक्ला वैचारिक लड़ाई है ये। राजीव शुक्ला मैं आपको बता दूं, संबित जी मैं आपको बता दूं, आप तो मतलब प्रवक्ता बहुत ही शालीन, बहुत अच्छे हम विद्वान है, मैं तो इस बात को मानता हूं। है क्या कि आप लोगों को जो सत्ता में बैठ जाता सच्चाई पता नहीं चलती है। सरकार सिर्फ 80 मंत्री नहीं होते हैं, सरकार जब कोई बैठता तो नीचे तक जो पूरा सिस्टम है, सरकारी मशीनरी, सबकी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। नीचे क्या हो रहा है आपको शायद जानकारी नहीं है, आपको पता ही नहीं है किस तरह से जो है अंधाधुंध चल रहा है। जनता त्राय भ्रष्टाचार से कर रही है। और अगर राजनीतिक भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं तो व्यापम घोटाले में क्या कार्रवाई हुई आज तक? जो है उस व्यापम घोटाला जो मध्य प्रदेश का, जिसमें इतने लोग मारे गए, आज तक क्या राजीव शुक्ला कुछ घोटालों में कार्रवाई हो रही है। मुझे सिर्फ 10 सेकंड दीजिए। भ्रष्टाचार के आरोप के साथ उन्हें येदियुरप्पा को आप फिर मुख्यमंत्री बना रहे हैं, जिन येदियुरप्पा को आपने हटाया, मुझे सिर्फ 10 सेकंड दीजिए, उनको फिर आप मिनिस्टर बना रहे हैं। तो आप क्या, अगर हम एक एक करके बताएं। ठीक है, संबित पात्रा 10 सेकंड, तस्लीम रिवानी आपके पास आऊंगा मैं।
ओके, 10 सेकंड जवाब, 10 सेकंड में जवाब मेरे ख्याल से इसकी बात ही मत करिए। जी जी 10 सेकंड ले। 10 सेकंड। देखिए अभी राजीव जी ने कहा कि केवल सरकार 80 मंत्री नहीं होते हैं, वहां तो भ्रष्टाचार नहीं है, मगर नीचे का हालत क्या है। मैं आदरपूर्वक कहूंगा राजीव जी, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनका भी वर्षों व्यापम घोटाला मेरे को ब्रेक लेना पड़ेगा, आप पूरा कर लो, मेरे को ब्रेक लेना पड़ेगा। संबित राजीव शुक्ला, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। तस्लीम रेमानी, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर जो इस समय आ रही है सूत्रों के हवाले से, दिल्ली बीजेपी संसदीय बोर्ड का बड़ा फैसला, वेंकैया नायडू होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट एनडीए बीजेपी के वेंकैया नायडू होंगे। औपचारिक ऐलान अब से कुछ मिनटों में अमित शाह करेंगे खुद। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन आर पार जारी है। ब्रेक के बाद भी जोरदार बहस लाइव हो रही है। आप आर पार देख रहे हैं और मेरे साथ आज की इस डिबेट में डॉक्टर संबित पात्रा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, मेरे साथ राजीव शुक्ला है, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, कांग्रेस के सांसद, मेरे साथ नवाब मलिक है, एनसीपी के वरिष्ठ नेता, तस्लीम रेमानी अध्यक्ष एमपीसीआई के, प्रताप राव जाधव है सांसद शिवसेना के। जाधव साहब, मैं आपके पास लास्ट दौर में नहीं आ पाया, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन संबित पात्रा, आप अपनी बात कंप्लीट कर रहे थे, हमें काटनी पड़ गई। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, क्या कहना चाह रहे थे आप? 10 सेकंड का टाइम है संबित पात्रा आपके पास। बिल्कुल, मैं राजीव जी के बात पे रिएक्ट कर रहा था कि राजीव जी ने जब सही कहा कि 80 जो हमारे मंत्री हैं और जो कैबिनेट है वो तो नॉन करप्ट है, मगर नीचे क्या लोग खुश हैं? मैं ये कह रहा था कि देखिए, इतने वर्षों तक राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, इतने वर्षों तक गंगोत्री से गंगा तक करप्शन के कारण बिल्कुल पोल्यूटेड हो चुका था। आज कम से कम आदरणीय राजीव जी ये तो मान रहे हैं कि गंगोत्री साफ हो चुकी है, गंगोत्री साफ हो चुकी है, विश्वास रखिए। ठीक है, अब गंगा भी साफ हो जाएगी। आप कह रहे गंगोत्री साफ हो चुकी है, लेकिन अमित शाह ने बड़ी घोषणा करी है वाइस प्रेसिडेंट के लिए वेंकैया नायडू के नाम का औपचारिक ऐलान हो गया है। क्या कहा अमित शाह ने, आइए आपको सुनाते हैं। इसमें जो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने जा रहा है, उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्य और एनडीए के सभी साथियों से चर्चा करने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड ये निर्णय पर पहुंचा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री एम वेंकैया नायडू जी एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी होंगे। राजीव शुक्ला साहब, उपराष्ट्रपति पद के एनडीए के उम्मीदवार आपको पसंद हैं? वेंकैया नायडू आपके मित्र भी हैं, बड़े करीबी। वेंकैया जी से सबसे अच्छे रिश्ते हैं। वेंकैया हाँ मित्र हैं, अच्छे रिश्ते हैं, एक संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं, तो इसलिए सबसे उनका रिश्ता अच्छा है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि एक विचारधारा की लड़ाई के तहत गोपाल कृष्ण गांधी का नाम हमने पहले अनाउंस किया, अच्छा होता उन्हीं को समर्थन कर देते, लेकिन ये राजनीतिक दलों का निर्णय, इसमें मुझे नहीं पड़ना है। मैं सबसे बड़ी चीज़ तो संबित पात्रा जी का हुनर मानता हूँ कि कैसे शब्दों को मुंह में डाल के कहला देना। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने कोई 80 मंत्रियों को सर्टिफिकेट नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ सरकार ऊपर से नीचे तक होती है। आपका क्या है कि आप अपने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते और दूसरे के भ्रष्टाचार का हल्ला करते हो। मैंने आपको व्यापम घोटाले पे पूछा, आपने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि आपके पास व्यापम घोटाले में कोई जवाब नहीं। येदियुरप्पा के ऊपर पूछा कि येदियुरप्पा को आप ही ने हटाया था भ्रष्टाचार के चलते, वापस उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई आप जवाब नहीं देना चाहते। महाराष्ट्र के चिक्की कांड पे आप कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं। आप सिंचाई घोटाला छत्तीसगढ़ पे कोई जवाब नहीं देना चाहते। तो आप अपने भ्रष्टाचार को हुनर से छिपाते हैं और दूसरे के भ्रष्टाचार का हल्ला करने के लिए झूठा आप प्रचार करने में माहिर हैं। तो इससे धस्तता जो है अब जनता धीरे मैं आप दोनों से निवेदन करूंगा, अब ऊपर से नीचे तक सब तरफ लूट का माहौल है। राजीव शुक्ला साहब बात कर रहे हैं और संबित पात्रा दोनों से निवेदन है कि भ्रष्टाचार पर डिबेट नहीं है, उपराष्ट्रपति पर डिबेट है, राष्ट्रपति पर डिबेट है, विचारधारा की लड़ाई पर डिबेट है। याकूब मेनन की फांसी गोपाल कृष्ण गांधी ने रोक लगाने की बात करी, उस पर डिबेट है, उस पर आते हैं। सांसद शिवसेना के काफी देर से डिबेट में नहीं आए। मैंने आपको बताया कि क्या क्या कार्रवाई
जी देवगन मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या कार्रवाई की शत्रुघ्न सिन्हा ने भी तो मांग की थी जी। जेठ मलानी सवाल संबित पात्रा इसका जवाब देंगे, संबित पात्रा इसका जवाब देंगे, लेकिन आप ही के सरकार में हुई है। नहीं, पर आप ही के कांग्रेस सरकार में हुई है। लेकिन आप ही के संसद के सहयोगी शिवसेना के सांसद मेरे साथ है यादव साहब, एक बात बताइए, अब बीजेपी ने वेंकैया नायडू का नाम दे दिया है, अभी भी आपको लगता है गोपाल कृष्ण गांधी ने जो चिट्ठी लिखी थी वो गलत ही लिखी थी? बीजेपी ने वेंकैया नायडू का नाम दे दिया है अब आगे। ये देखिए, मुंबई बम ब्लास्ट में 257 लोगों की जान गई, हजारों लोग अपाहिज हो गए, सीधा अपने देश की आर्थिक राजधानी पे हमला किया गया और ऐसे आरोपी को, याकूब मेनन जैसे आरोपी को पूरी न्याय व्यवस्था के साथ लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि उनको फांसी दी जाए। इतना होने के बावजूद सिर्फ मानवतावाद के नाम पर उनकी फांसी रद्द होना चाहिए और उनके साथ में सहानुभूति जताना चाहिए। ये किस हद तक ठीक है? नवाब मलिक जवाब, तो क्या आतंकी के साथ सहानुभूति जताने वाले को किस हद तक उम्मीदवार बनाना सही है? बताइए, क्योंकि चिट्ठी तो उन्होंने लिखी थी और उसमें 3 पॉइंट भी लिखे थे। बताइए जवाब क्या है? अमित जी, मैं आशा करता हूं मुझे कुछ बोलने देंगे आप। जी, 40 सेकंड है कि चिट्ठी, बहुत सारे लोग थे उसमें, जजेस भी थे रिटायर, और कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ चिट्ठी थी। याकूब मेनन पे आइए आप, कैपिटल पनिशमेंट पे मत रुकिए, याकूब मेनन पे आइए आप। सुनिए, शिवसेना किस मुंह से कर रही है? छलनी जिसमें 100 छेद है, दाऊद के समधी या जावेद मियादाद को घर बुलाकर बाला साहब ठाकरे पूरा परिवार स्वागत करता है मुख्य अभियुक्त का, और कहते हैं कि इन्होंने खत लिखा था। अरे आपका क्या चरित्र रहा है? आप तो जावेद मियादाद को घर बुलाकर, जो दाऊद इब्राहिम का समधी रहा है आज भी, दाऊद इब्राहिम बम ब्लास्ट का मुख्य अभियुक्त है, उसे घर बुलाकर आप उसका शिष्टाचार करते हैं, खाना खिलाते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं। तो ये दोहरा चरित्र जवाब बीजेपी के साथ बैठे हैं, महबूबा मुफ्ती के साथ कश्मीर में सरकार चलाई जा रही है, उस पर आपने सवाल खड़ा किया। हमने ये डिबेट में 2 ही मुद्दे थे, याकूब मेमन के समर्थन की चिट्ठी और विचारधारा को ले 1 मिनट में बताना चाहता हूँ। नहीं सर, अब एक मिनट का टाइम नहीं रहा, अब ज्यादा जवाब दे लीजिए ना। 1 मिनट प्रताप राव, 1 मिनट का टाइम नहीं रहा सर, टाइम किताब मेरे पास है, देखिए डिबेट है सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है सर। गोलवलकर गुरुजी ने इंटरनल थ्रेट, देखिए आपको मैंने 1.5 मिनट दे दिया, तब भी आप अपनी बात पूरी कर ली ना आपने। प्रताप राव जाधव को मैं 30 सेकंड देता हूँ। ये किताब है अमित जी, ये देखिए, अभी जो नवाब मलिक साहब ने जो काम है उनको, अरे आप मियादाद को घर में बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, आरोप लगाया आप पर। अरे सुनो, अभी मैं बताता हूँ, मियादाद को घर पे बुलाया नहीं, उन्होंने खुद इच्छा जताई थी कि मुझे बाला साहब से मिलना है, और बाला साहब कौन चीज है कि जो पाकिस्तान तो हाफिज सईद इच्छा जता देंगे तो उद्धव ठाकरे उनसे भी मिल लेंगे क्या? अगर हाफिज सईद इच्छा जता देंगे तो उद्धव ठाकरे उनसे भी मिल लेंगे क्या? अगर अभी, और जो नवाब मलिक साहब ने बताया, जो राष्ट्रवादी पार्टी है, अभी इनको तो पूछो कि इनकी विचारधारा क्या है। अभी ये भारतीय जनता पार्टी का बोलते हैं कि ये आरएसएस को चलाने वाली पार्टी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पूरे नतीजे बाहर नहीं आए थे तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन जाहिर किया था। हर बार में आपकी टीस वो भी है, मैं समझ सकता हूं सर, आपकी टीस वो भी है। जब आपसे मोल भाव हो रहा था तो एनसीपी बीजेपी के खेमे में जाकर खड़ी हो गई थी। लेकिन तस्लीम रहमानी, इस मुल्क में क्यों ऐसा है कि सेकुलरिज्म का चोला सिर्फ एक तरीके से पहना जाता है, और जब कोई हिंदू की बात करता है तो वो सेकुलर नहीं रहता? क्या ये भी नहीं है क्या? बताइए, जब विचारधारा की हम बात करते हैं इस मुल्क के अंदर तो। ओके, तस्लीम रहमानी 20 सेकंड में जवाब। अभी वेंकैया जी का नाम आ गया सामने, आप गौर से देखिए कि प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की है, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की सरकार है, तो प्रेसिडेंट भी आरएसएस की आइडियोलॉजी से हैं, वाइस प्रेसिडेंट का जो नाम दिया गया वो भी उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले हैं, दोनों एक ही से हैं।
और अमित शाह जी ने इसका जवाब नहीं दिया जो शिवसेना ने 15 सेकंड का टाइम है आपके पास। अगर दोनों ही कैंडिडेट अंत्योदय की आइडियोलॉजी को मानते हैं तो इसमें बुराई क्या है? एक बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी है, दीनदयाल जी की आइडियोलॉजी वो है अंत्योदय की आइडियोलॉजी। और अगर दोनों ही कैंडिडेट अंत्योदय की आइडियोलॉजी को मानते हैं ये तो अच्छा विषय है। मुझे डिबेट वाइंड अप करनी पड़ेगी। तमाम लोगों का शुक्रिया। राजीव शुक्ला आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज डिबेट में जुड़ने के लिए। डॉक्टर पात्रा आपका शुक्रिया। नवाब मलिक आपका शुक्रिया। तस्लीम रमानी, प्लेजर हैविंग यू सर। प्रताप राव जाधव साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन विचारधारा की लड़ाई तो राजनीति में होती है और होती आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विचारधारा संकीर्ण नहीं होनी चाहिए, विचारधारा खुली होनी चाहिए और सांप्रदायिकता भी एक तरफ नहीं होनी चाहिए, यानी एक तरफ की नहीं होनी चाहिए। सेकुलरिज्म का चोला सिर्फ एक तरफ का नहीं पहनना चाहिए, वो भी दो तरफा होना चाहिए जिसमें सब धर्म समान। फिलहाल आर पार में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।